A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new chapter, that is NPO, non-profit organization. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ होता क्या है? एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं। वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं, वो प्रॉफिट को अर्न नहीं करती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जगह जगह देखेंगे एनजीओज़ हैं, चैरिटीज़ के जो सोसाइटीज़ होती हैं वो हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं चैरिटी के लिए। और जो आपने अपने कभी गली मोहल्ले में देखा होगा, फ्री फ्री कैंप्स लगाते हैं। दिस इज़ व्हाट एनपीओ। तो इस चैप्टर में हम 3 अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज़ रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये हमारी कैश बुक की तरह काम करेगा। जो अगर कैश आता है तो कैश इनफ्लो में हम इसको राइट डाउन करेंगे, अगर कैश जाता है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। इसको हम देखेंगे फर्दर चैप्टर में। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा पीएनएल की तरह काम करता है। पीएनएल मतलब इस साल के खर्चे इसी साल में रिकॉर्ड होंगे। ये पूरा का पूरा हम प्रोसीजर अभी आगे पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि अगर इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस में बोला जाता है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से तो उसे डेफिशिट बोला जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आप ये 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट भी हमें इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चैप्टर में प्रिपेयर करनी है। वैसे इस चैप्टर में है नहीं प्रिपेयर करने का, बट फिर भी आप एक बार देख लेना कि बैलेंस शीट 2 तरीके से होती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग जो प्रीवियस ईयर के, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस होते हैं वो ओपनिंग कहलाते हैं, और जो क्लोज्ड ईयर होता है, क्लोजिंग होता है, वो करंट ईयर के जो लास्ट बैलेंसेस बचते हैं वो होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं हम कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो अगर आपको दिया हुआ होगा तो उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी कैसे। या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में उनका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, या फिर बैलेंस शीट में होगा। तो बैलेंस शीट में हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटी पे इफेक्ट करता है या फिर हमारी एसेट पे इफेक्ट करता है। और इनकम एक्सपेंडिचर में हम अपने डेली टू डेली जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए खर्चे होते हैं तो उसे हम एक्सपेंडिचर में डालते हैं। शॉर्ट टर्म की इनकम होती है तो हम उसे इनकम में डालते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये सब वो फिनोमेना होते हैं जो हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स के थ्रू करते हैं। रिसीट और पेमेंट अकाउंट में ये जो है वो गिवन होता है हमें क्वेश्चन में। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, साइड में देखना कि अगर आपका खर्चा हो रहा है, मतलब आउटफ्लो, यानी कि अगर हमने कोई भी खर्चा करा है तो उससे हमारा ऑब्वियसली हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। तो वो हम ये देखेंगे हमें बेनिफिट रिकॉर्ड कहाँ करना है, वो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट है या लॉन्ग टर्म का। अगर लॉन्ग टर्म का बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर वो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट होगा तो वो एक्सपेंसेस साइड में जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट आता है अगर इनफ्लो हुआ है, यानी कि हमारी कोई लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। इनफ्लो यानी कि पैसा आया तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो अगर हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ेगी, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो हमारी इनकम में जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले होती है सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक क्वेश्चन में आने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कभी भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो ये क्या है, ये नॉर्मल आप पे कर रहे हो, तो ये कोई खर्चा नहीं है, कोई इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचो, आप मेरे अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे को क्या हुआ, ये इनकम हुई। अगर आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो तो मेरे को इनकम हो गई। तो ये इनकम क्या है, ये मेरे लिए एक डेली टू डेली खर्चा है। को आप मेरे को दे रहे हो सब्सक्रिप्शन में, आपके जैसे हज़ारों बच्चे मुझे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो डेली टू डेली मेरा इनकम हुई है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ आ जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दी जाती है लोगों को, तो पूरी लाइफ टाइम के लिए एज अ लाइबिलिटी होती है। आपने लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे दी किसी भी डॉक्टर को, तो वो एक बैलेंस शीट में उनके लिए लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आता है एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड आप कह सकते हो कोई भी गिफ्ट है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट में होगा। और अगर जनरल पर्पज़ के लिए कुछ भी दिया जाएगा तो वो इनकम एक्सपेंड, कोई भी चीज़ अगर जनरल पर्पज़ के लिए दी जाती है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। और अगर वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दी जाती है तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है या फिर एसेट बढ़ाती है, तो वो बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस आप बता रहे हो, ये डेली टू डेली खर्चा है। ये कहीं ना कहीं आप किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी आप ट्यूशन्स वगैरह में चाहते हो, उसकी एंट्रेंस फ़ीस ये डेली टू डेली का खर्चा है, तो इनकम में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट आता है डोनेशन। अगर डोनेशन किसी भी जर्नल
रीज़न के लिए दी जा रही है, कुछ भी डोनेशन से आप कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक क्रिएट नहीं हो रहा है लाइबिलिटी, तो वहाँ पे आप इनकम है आपकी नॉर्मली। लेकिन हाँ, अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है आपकी लेगेसी। लेगेसी मतलब होता है विरासत। विरासत दो तरीके से या तो अगर जर्नल तरीके से दी जाती है तो ऑब्वियसली मेरे लिए इनकम है, लेकिन अगर ये किसी स्पेसिफिक तरीके से दी जा रही है कि आपको लेगेसी दी जा रही है, आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू आउट करनी है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करी है कि मुझे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑनरली यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू आउट करनी है। नेक्स्ट आता है पे ऑफ ऑनरिज्म। पे ऑफ ऑनरिज्म का मतलब होता है सम्मान, कहीं ना कहीं आपका जो प्रतिष्ठा है तो वो आप। पेमेंट ऑफ ऑनरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी भी गेस्ट को बाहर से बुलाया, आपने उसके लिए बहुत सारा काम करवाया, बहुत खर्चा करवाया, उनकी नाश्ता पानी, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करा, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस के रूप में माना जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये डेली का खर्चा आपका एज अ क्रिएट करा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन बहुत तरीके से हो सकता है। आपने मुझे लास्ट ईयर मतलब ये बहुत सारी ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे टॉपिक्स को खुद ही क्रिएट करता है, तो हम इसको पढ़ते हैं विद द क्रिएट माइंड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। फॉर सपोज यहाँ पे बीच में जो दे रखा है 1 अप्रैल से 2019 से 31/3/2020 हमारा करंट ईयर है, हम इसको लेकर चलते हैं। तो आप आपको पता होगा कि 1/4/2019 से पहले 1/4/2018 वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा और 31/3/2021 हमारे लिए कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर होगा। तो सबसे पहले हम करंट ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले आप ये 2 टर्म समझ लीजिए, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वो पैसा होता है जो पिछले साल रह गया था और मुझे इस साल चाहिए या फिर अगली साल मिल रहा है, पर लास्ट ईयर का वो पैसा रह गया था। और एडवांस पैसा होता है जो हमें पहले, जो बात का पैसा और हमें पहले ही मिल गया, दैट इज़ एडवांस। तो 2 टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं इस पूरे चैप्टर में। तो जिस साल का खर्चा है ना उसी साल की इनकम में रिकॉर्ड होगा। आपको पता होगा अपने पूरे अकाउंट्स इसी बेस पे कि जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड होगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, फॉर सपोज़ कि मेरे पास कोई ट्यूशन पढ़ने आया, उसने कहा कि मैं पूरे साल की फ़ीस एक साथ दे दे रहा हूँ, मैं बार बार ट्यूशन नहीं आऊँगा देने। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है कि उसने एक तो मेरे पास बहुत तगड़ी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है कि मुझे उसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसने मुझे पूरे साल की फ़ीस दे दी है। तो ये एडवांस है, मुझे उसने पे कर दिया है, लेकिन मैं उसको इस साल ऐड नहीं करूँगी, उसको मैं महीने टू महीने ऐड करती जाऊँगी। इसको मैं महीने टू महीने ऐड करूँगी। फॉर सपोज़ कि उसने मुझे अप्रैल में सारी फ़ीस दे दी पूरे साल की, लेकिन मैं उसको पूरे साल की अप्रैल में ही ऐड नहीं कर लूँगी। मैं उसको जैसे अप्रैल में पढ़ाया, मैंने 1000 रुपये ऐड कर लिए, उसके बाद उसने मुझे 12,000 रुपये दिए थे, उसके अलावा मैंने फिर मई में गई, मैं उसने 1000 रुपये मैंने उसके वहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये होता है एडवांस। तो जिस महीने का खर्चा है वो उसमें ऐड करना होता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब था कि फॉर सपोज़ कोई बच्चा था, उसने मार्च मेरे पास पढ़ा, पर उसने मुझसे आके कहा कि मैम मैं नहीं दे पाऊँगा इतने पैसे, आप प्लीज़ मेरे से ना मार्च की फ़ीस और अप्रैल की फ़ीस एक साथ अप्रैल में ले लेना। यानी कि उसकी जो मार्च की फ़ीस है वो अप्रैल में आएगी, यानी कि वो जो खर्चा है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, वो पैसा भी मेरे पास बकाया है उसका, मेरे को वो पैसा चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसा मेरे पास आउटस्टैंडिंग है। तो यानी कि लेकिन उसने मुझे क्रिएट क्या कर दिया कि मैं आपको नेक्स्ट ईयर दे दूँगा, लेकिन मेरे पास पैसा तो नहीं आया। तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं वहाँ पर ऐड नहीं करूँगी, मैं उसकी सिर्फ क्रिएट कर लूँगी ऑब्लिगेशन मार्च के अंदर, और उसका मैं ऐड डाउन जो है वो मार्च में करूँगी। जिस टाइम का खर्चा उस टाइम हमें करना पड़ेगा, इधर वो पैसा आया है नहीं आया डजेंट मैटर। एनपीओ में यही एक मेन पॉइंट है। उसने मेरे को मार्च में बोला, मैं मार्च में उसको वहाँ पे मैं उसको राइट डाउन कर लूँगी, उसको मैं ऐड कर लूँगी, लेकिन जब मुझे अप्रैल में पैसा मिल जाएगा तो मैं वहाँ से लेस कर दूँगी। इतना समझ में आया? तो ये 4 टर्म्स है, मैं बता देती हूँ किसको प्लस करना है किसको माइनस। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो भी होगी करंट ईयर की उसको ऐड करना है। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर यानी कि मैंने महीने से आपको बता दिया कि उसको हम लेस कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर मैंने आपको बताया एडवांस का पैसा लेस होगा और करंट ईयर में ऐड होगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें आगे हेल्प करेंगे। तो अब हम फर्दर बढ़ते हैं। ये रिसीट और पेमेंट का अकाउंट आ रहा है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ये पूरे चैप्टर में कहीं वैसे बनेगा नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, बट फिर भी आप इसको गो थ्रू करना कि बैलेंस कहाँ पे उतारना है, बैंक के आएंगे क्या होएगा, तो इस पर एक बार सीधा पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट कभी नहीं पूछता है, सिर्फ मैंने आपके लिए शोइंग के लिए आपकी बुक में भी ये मैंने आपको फिर फॉर्मेट यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी हम क्वेश्चन करते करते पूरा फॉर्मेट चेक कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद वन क्वेश्चन।
नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का भी ये एक अकाउंट का फॉर्मेट आ रखा है, ये भी आपकी बुक में शेयर है और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है। इसको हम क्वेश्चन करते करते ही हम इसको रीड डाउन करेंगे, तो आप इसको सिर्फ एक बार देख लो क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो आप इसे एक बार रीड आउट कर लो कि क्या ऐड होना है क्या लेस होना है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको देखते रहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए शेयर किया है कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, आपको जगह जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो नेक्स्ट आते हैं हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना रखा है, ये भी मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन करते करते इसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में बनेगा, ज़रूर आएगा ये पेपर में, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लो कि जब हम बैलेंस कोई भी बैलेंस BD है, सबसे पहले हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो बैलेंस BD वो वहाँ पर वो वाला बैलेंस आएगा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, या फिर आप प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ले सकते हैं। मैंने आपको पीछे प्रीवियस ईयर लिखवाया इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर मान के करती हूँ। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपको गिवन होगा, आप वहाँ पे लिखेंगे उसको। नेक्स्ट आता है अगर आपको ओपनिंग एडवांस में दे रखा है तो आप क्रेडिट साइड उतारेंगे उसको, उसके बाद उसके बैलेंसेस को आप क्रॉस डाउन कर देंगे, यानी कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसको आप क्रेडिट साइड में उतार देंगे क्लोज डाउन करके, और करंट ईयर का एडवांस जो है वो क्लोज डाउन करके डेबिट साइड में उतार देंगे। तो ये चारों हो गए आपके बैलेंसेस। नेक्स्ट आता है हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करना होता है जो डेबिट साइड में बैलेंस निकाल करके आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये जो बाय रिसीट और पेमेंट अकाउंट है, मैंने आपको पीछे बताया कि ये गिवन होता है, तो ये आपको डायरेक्टली लिखना होता है, क्वेश्चन के सबसे ऊपर ना हेडलाइन में गिवन होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो हमें फाइंड आउट करना है, जो मैंने बॉक्स में आपको ड्रैग करके दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। ये आपके क्वेश्चन, ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, नीचे इलस्ट्रेशन 1, ये आप एक बार अपनी बुक में चेक करना, DU सोल वाली बुक में ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है, तो आप इसको एक बार उस क्वेश्चन से रिलेट करके देखना। मैंने पूरा का पूरा आपके लिए पूरा का पूरा थ्योरी का वो बना दिया है नीचे मैप जैसा, कि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अंदर क्वेश्चन है तो आप समझ नहीं पाओगे इसको, बट आप इसका एक बार फिगर देख लीजिए कि इस तरीके से इसका फॉर्मेट है और इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आउट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ये हमारा नया टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड होता क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आपने नया है ये आपके लिए शायद से, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी स्टेशनरी की शॉप है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। कोई भी स्टेशनरी की शॉप है, उसकी ओपनिंग स्टॉक उसने 1/4/19 को 1 अप्रैल 2019 में उसने कैलकुलेट करा कि 1 लाख रुपए का हमारे पास सामान है, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं परचेज़ कर लेते हैं सामान थोड़ा सा, तो 20,000 का उसने स्टार्टिंग में परचेज़ कर लिया। पर जब एंड में उसने कैलकुलेट करा तो उसने देखा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक तो 80,000 बचा है, और जबकि मैंने तो कुछ सेल भी नहीं करी, इस साल मैंने कुछ सेल नहीं करी स्टेशनरी की, बट मेरे पास फिर भी 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। कैसे, क्योंकि 120 कायदे से तो 120 होना चाहिए था, 1,20,000, पर 40,000 रुपये का डिफरेंस कैसे आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रही है, वो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं। तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम एक बार तरीके से देख लेते हैं, हम अकाउंट्स में कैसे इसको शो करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस उतारेंगे ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, उसके बाद फिर अगर हमने कोई भी परचेज़ करी है तो डेबिट साइड में हम बैंक से अगर हम करते हैं तो, और अगर हम क्रेडिटर्स यानी कि कोई भी हम क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं सामान, तो वो टोटल परचेज़ जो है वो हम डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर बैलेंस क्लोज डाउन उतार देंगे जो हमें दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हम फाइंड आउट हमारा हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, ये तो तरीका है फाइंड आउट करने का कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आप वैसे भी कर सकते हैं वर्बली, जैसे मैंने आपको प्लस माइनस करके शो करा, और आप अकाउंट्स भी बना सकते हैं अगर वहाँ पे कहे इंपॉर्टेंट हो तभी बनाना, वरना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फॉर सपोज़ कि हमें क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज़ ना दे रखी हो, बोला हो कि क्रेडिट परचेज़ फाइंड आउट करो, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो मैंने नीचे बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हम वहाँ पे आपको बैलेंसेस देगा फॉर श्योर कि आपको क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो डेबिट साइड में बैलेंस BD उतार लेंगे, उसके बाद उसका क्लोज डाउन उतार लेंगे, क्लोजिंग एडवांस, अगर एडवांस दे रखा है तो वहाँ पे बोलेगा एडवांस है या नहीं है, और जो भी हमने नीचे पेमेंट करी डेबिट साइड में बैंक में आ जाएगी उसकी पेमेंट। उसके बाद अगर कोई भी बैलेंस दे रखा हो, सबसे पहले बैलेंस तो हमारा क्रेडिट साइड में ही आएगा क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस है, तो बाय बैलेंस BD वो भी क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर कोई भी एडवांस दे रखा है तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो हम उसे डेबिट में डालेंगे, अदरवाइज उस डेबिट को हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हमारा बैलेंस निकाल कर आ जाएगा स्टॉक जो हमने परचेज़ करा है, तो वो हमारी क्रेडिट परचेज़ आ जाएगी। दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेक दी क्रेडिटर्स अकाउंट।
तो ये तो पूरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का पूरा थ्योरी है। इससे आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ इसके अंदर बता दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप लोगों को एमपीओ के सारे बेसिक्स बता दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का हर एक थ्योरी बता दी, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज़ व्हाट डेप्रिशिएशन का कोई लेना देना नहीं होता है एनपीओ से। डेप्रिशिएशन एनपीओ में कहीं भी ऐड या लेस नहीं होती है। तो अब हम इसको लास्ट में इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो के लिए तो ये पूरी की पूरी बेसिक्स हैं। मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन ऐड भी कर दिया, उसका आंसर भी मैंने आपके साथ ऐड कर दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखना ज़रूर, वीडियो को पॉज करना। और सारे के सारे अकाउंट्स मैंने बना रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट इससे आप में क्लियर हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर करना। आप वीडियो को पॉज करना और ये क्वेश्चन को नोट डाउन करना और इसके आंसर को आप करके देखना ज़रूर एक बार। उसके बाद इसका आंसर आप मेरे आंसर से मैच करना। आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना एक बार और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम रह गई है इसके अंदर जो मैंने आपको नहीं कराया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका करा दूंगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे प्लीज़ मत छोड़ना, पेपर में जाने से पहले इसे ज़रूर करके जाना। अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें कि एग्ज़ाम्स के लिए उनके लिए भी बेनिफिट हो, कि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। तो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स उनसे भी शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel as well. Thank you for watching the video.